सभी को नमस्ते बच्चों। देखिए क्लास 10 का चैप्टर 3 पढ़ा रहे थे तो उसमें एक वीडियो बना दिया था, तो दूसरे पार्ट की बात कर लें। ठीक है, उससे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। और आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। ठीक है, हम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही छोटी वीडियो है, इसमें सारा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। अच्छे से पढ़िएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है ना, इससे हमको क्या होता है कि बढ़िया हमको भी एक सपोर्ट मिलता है, चलो हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, तो इस तरीके से आप लोग हमारी हेल्प करिए। चलिए देखते हैं भाई, ठीक है ना। बात कर ले धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, बात कर लें खनिज क्या होता है। सब लोग जानते हो कि खनिज बहुत यूज होता है हमारे साइंस लैंग्वेज में, खनिज बार बार प्रयोग होता है। खनिज शब्द क्या होता है, समझे बात को। तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व तथा यौगिक को क्या कहेंगे, हम खनिज कहेंगे। जो पृथ्वी में पहले से ही प्राकृतिक रूप से उपस्थित हैं धातु, प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व, उनको क्या कहेंगे, हम खनिज कहेंगे। ठीक है ना। बात कर ले अयस्क, वे खनिज जिनमें धातु अधिक पाए जाते हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे, खनिज कहलाएंगे। ठीक है ना, खनिज की बात हो गई। खनिज को ही क्या कहेंगे, जो खनिज हमारे हैं जिनमें धातुओं की मात्रा अधिक होगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। ध्यान दीजिएगा आप। ठीक, वे खनिज जिनमें धातुओं की मात्रा अधिक होगी वे आपके अयस्क कहलाएंगे। और खनिज वो सब होते हैं जो हमारे पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से पहले से होते हैं। गैंग क्या होता है भाई, जो भी कुछ हम निकालते हैं, जो भी हम खनिज करते हैं, अयस्क निकलता है, तो उन अयस्कों में अशुद्धता होती है, यानी कि रेत मिट्टी आदि की अशुद्धियां होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे। ठीक है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर अगला मैं बता दूं धातुओं को प्राप्त करने का तरीका। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं कि कैसे हम तत्वों की प्राप्ति करते हैं धातुओं की, उसके बारे में थोड़ा बात कर लें। पहला नियम है अयस्कों का समृद्धिकरण। आप किताब में दिया गया है कि अयस्कों का समृद्धिकरण कैसे करेंगे। पहले आप समझिए कि जो अयस्कों का समृद्धिकरण होता है, जब ये हमको मिलेगा तो किस रूप में होगा। तो बच्चों आप जान लो, जो भी होगा, जो भी हमारे पास आएगा, वो अयस्क क्या होगा, आपका अयस्क प्लस में इसमें साथ क्या मिला रहेगा, गैंग होगा। कहने का मतलब इसमें अशुद्धता रहेगी। ठीक है ना, जो मिलेगा धातु वो अयस्क में रहेगा, लेकिन उसमें क्या रहेगी, उसमें अशुद्धता रहेगी। तो उसको क्लियर कैसे करेंगे, उसको साफ कैसे करेंगे, उसको अलग कैसे करेंगे भाई, समृद्धिकरण होगा कैसे करेंगे। पानी से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं भाई, पानी से छान कर सकते हैं, कुछ रसायनों का प्रयोग करके, रासायनिक विधियों के माध्यम से और चुंबक के माध्यम से इनको क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं, इनका समृद्धिकरण कर सकते हैं। दूसरी बात कर लें, धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे भाई। धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। पहले आप समझिए कि धातु को जो क्रियाशील होते हैं कि किस प्रकार से क्रियाशील होंगे, किस प्रकार उनका निष्कर्षण होगा। तो अधिक क्रियाशील, जो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं वो कौन, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम होता है। तो ये क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं, ये स्वतंत्र रूप में हर जगह नहीं मिलते हैं, इसलिए इनका जो निष्कर्षण किया जाता है विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं, तो विद्युत अपघटन के माध्यम से इनको अलग किया, इनका निष्कर्षण किया जाता है। बात कर लेंगे मध्यम क्रियाशील, जिंक और जो लोहा होता है आपका, ये क्या होता है, सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है ना, सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, और इनको कार्बन के द्वारा साफ किया जा सकता है। किसके माध्यम से बच्चों, कार्बन के द्वारा साफ किया जा सकता है। और जो कम क्रियाशील होते हैं Au, Ag, Hg, ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इनको किसी भी तरीके से ये हल किया जा सकता है। कहने का मतलब ये स्वतंत्र होते हैं, इनमें कोई वो नहीं होता कि इनको ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। बात कर लें निस्तापन, है आपके चैप्टर में एक टॉपिक, निस्तापन क्या होता है, इसकी परिभाषा पूछी जाती है 1 नंबर में। तो कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण निस्तापन कहलाता है। किसके माध्यम से भाई, कार्बोनेट अयस्क से जब धातु का निष्कर्षण करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, हम निस्तापन कहेंगे। और सल्फाइड अयस्क के माध्यम से जब धातु का निष्कर्षण किया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, हम भर्जन कहेंगे। ठीक है ना, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा टॉपिक। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो संक्षारण बता दें हम आपको, संक्षारण क्या होता है। चलिए भाई, संक्षारण के बारे में बात कर लें। संक्षारण क्या चीज होती है, पहले बात आप समझ लीजिए कि संक्षारण होती क्या चीज है, एकदम सिंपल सी भाषा में। जैसे जंग लगना आप लोग जानते हो ना, तो जंग लगने को ही हम कह सकते हैं कि वो संक्षारण है। ठीक है ना, कैसे, धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता व वायु के संपर्क में आने से संक्षारित होने लगती हैं। आपको पता है कोई भी धातु है, जब वो अम्ल,
आर्द्रता यानी नमी और वायु के संपर्क में आ जाती है तो उनमें क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होने लगता है। जैसे भी बताएंगे एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जैसे बात कर लें सिल्वर, सिल्वर मतलब जानती हो चांदी, चांदी वायु की उपस्थिति में काला। भाई जो लोग आप देखो, जो लोग चांदी पहनते हैं ना, जब धीरे धीरे क्या होता है वो चमकदार तो रहता है शुरू शुरू में, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है वो काला पड़ जाता है। किसकी उसमें क्या होता है, वायु की उपस्थिति, वायु उसमें लगती रहती है, इसकी वजह से क्या हो जाता है वह काला बन जाता है। ठीक है ना। बात कर लें कापर, कापर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कापर कार्बोनेट बनाता है। कभी कभी आपने देखो कापर का तार होता है, अगर लगाया हो कहीं बैटरी वगैरह में ना, तो क्या हो जाता है वह हरे हरे रंग का बन जाता है, हरे रंग उसमें परत जम जाती है। वो किसके कारण होता है, उसमें आर्द्रता और अम्ल की उपस्थिति के कारण ऐसा हो जाता है। ठीक है ना। आपने देखा होगा, कहते हैं कि कार्बन आ गया हमारे तार में कार्बन आ गया है, तो किसके माध्यम से हो जाता है भाई, कापर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया हो जाती है उसकी, इसके माध्यम से क्या हो जाता है, हरे रंग का कापर कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है ना। बात कर लें लोहा, लोहा आर्द्र वायु के संपर्क में आने से भूरे रंग की परत जम जाती है। लोहे को आप सिंपल तरीके से भी देख सकते हो कि जब उसको नमी में छोड़ देते हैं, यानी कि हल्के पानी में छोड़ देते हैं और उसमें हवा पड़ती रहती है और पानी भी उस पर पड़ता रहता है हल्का हल्का, तो उस पर क्या जम जाता है, एक लाल लाल परत जमने, भूरे रंग की परत जमना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोर्चा लग गया। ठीक है ना, जंग लग गया। वही क्या है हमारा, ये वायु के साथ ऐसा होता है, जब वायु के संपर्क में और आर्द्रता के संपर्क में आने से ऐसा होता है। इसे क्या कहेंगे हम, संक्षारण। तो आइए देखते हैं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट करिए तो संक्षारण की सुरक्षा का नियम बता दें कि संक्षारण की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए भाई संक्षारण की सुरक्षा का नियम देख लेते हैं कि कोई भी चीज़ जब संक्षारित होने लगती है तो उसको हम संक्षारण से कैसे बचा सकते हैं उसको समझते हैं। भाई देखिए, संक्षारण से बचाने के लिए, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए विभिन्न विधियां होती हैं। जैसे क्या होता है, पेंट। आपने देखा होगा कि जब लोहे पे में जंग लगना स्टार्ट हो जाता है तो लोग कहते हैं इसमें क्या करो, पेंट मार दो। तो भाई पेंट मारकर क्या किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है, उनका संक्षारण रोका जा सकता है। ऑयल, कहते हैं कि इसमें तारपीन लगा दो, ठीक है ना, तारकोल लगा दो, तो ऑयल लगा देते हैं तब भी क्या होता है, वो मूर्छा लगने से उसमें बच जाता है, जंग लगने से बच जाता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी हम उसका संचरण कर सकते हैं। यसद लेपन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है यसद लेपन। लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक की परत चढ़ा देते हैं भैया ना, तो उसमें ये क्या हो जाता है, इस संचरण बचना प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब उसमें जंग लगना बच जाता है। ठीक है ना। बात कर लें क्रोमियम लेपन, तो पहले समझोगे क्रोमियम होता क्या चीज है। क्रोमियम वो चमकने वाली चीज होती है। आपने देखा होगा साइकिल की घंटी, ठीक है ना, साइकिल घंटी जब बजाते हैं बहुत तेज आवाज करती है, उसमें किसका लेपन लगा होता है, बहुत दूर से ही चमकती रहती है, किसका लेपन लगा होता है, क्रोमियम लेपन लगा होता है। इसी वजह से उसमें जल्दी क्या होता है, वो मूर्छा भी नहीं लगता, उसमें जंग भी नहीं लगता है। तो आप समझ लीजिएगा कि जो घंटी बजती है साइकिल वाली या फिर कोई और जो चमकने वाली चीज होती है, उसमें किसका लेपन लगा होता है, क्रोमियम लेपन लगा होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं हम, उसका संचरण का से बचाव कर सकते हैं मिश्र धातुएं बनाकर। अब मिश्र धातु क्या चीज होता है भाई, चीज जिसे दो, मैंने पहले जानू कि मिश्र धातु होता क्या चीज है। मिश्र धातु जो दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बना होता है मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है ना, जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना होता है। जैसे बात कर लें पीतल, पीतल किससे मिलकर बना होता है भाई, पीतल जस्ता और किससे मिलकर बना होता है, पीतल किससे मिलकर, कापर और जिंक से मिलकर बना होता है। किससे, जिंक से। जो पीतल बनता है कापर और जिंक से मिलकर बनता है, इसी को क्या कहेंगे, मिश्र धातु बन जाता है। ठीक है ना। कहने का मतलब दो या दो से अधिक चीज, जो से मान के चलिए कोई चीज है उसमें मूर्छा लगने लगा, ठीक है ना, या उसमें जंग लगने लगा, उसमें क्षरित होने लगी, तो क्या करो उसमें कोई और चीजें मिला दो। ठीक है ना, दो सी धातु मिला दो, उनको मिला करके एक बना दीजिए, दूसरा कुछ बना दीजिए, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें भी संक्षारण से बचाव उसका किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब इसमें जो है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसको लेकर अगली वीडियो में आपके पास आएंगे। तब तक के लिए आपका जय हिंद। ठीक है ना।